आज हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। हमारे पास एक उर्दू रोड मैप है और हम देखना चाह रहे हैं कि ये पूरा सफर एक नए सीखने वाले के लिए कैसा होता है, कदम ब कदम। बिल्कुल। ये रोड मैप ना एक तरह से पूरा रास्ता दिखाता है। मतलब शुरू की बुनियादी बातों से लेकर जो आजकल के जदीद टूल्स हैं वहां तक। सही। तो हम यही देखेंगे कि हर स्टेज पर क्या सीखना है और क्यों जरूरी है। चलें, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं बुनियादी महारतें। रोड मैप में है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तो नाम सबने सुने होंगे, लेकिन इनकी तरतीब अहम है ना? जी बिल्कुल। देखें, HTML तो समझें वेब पेज का एक ढांचा है। जैसे इमारत का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। फिर CSS आता है। वो उस ढांचे को आप कह लें सजाता है, रंग भरता है, लेआउट सेट करता है। अच्छा। लेकिन जो असल इंटरैक्टिविटी है वो आती है जावास्क्रिप्ट से। मतलब बटन दबाना, फॉर्म भरना, ये सब जावास्क्रिप्ट के जरिए होता है। इसके बगैर वेबसाइट बस एक तस्वीर जैसी रहती है। कल तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं। लोग फोन पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पर, हर किस्म की स्क्रीन पर वेबसाइट्स देखते हैं। सही। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब यही है कि आपकी साइट हर जगह ठीक नजर आए, इस्तेमाल करने में आसान हो। इसके लिए फिर CSS में फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड जैसी चीजें सीखनी पड़ती हैं। ये लेआउट को मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस के हिसाब से एडजस्ट करने में मदद देती हैं। और ये जो CSS फ्रेमवर्क्स हैं, हाँ। जैसे बूटस्ट्रैप या टेलविंड, हम्म। उनका क्या रोल है? क्या ये बस काम जल्दी करने के लिए हैं? हाँ, काम तो ये तेज करते हैं, जाहिर है। इनमें पहले से बने बनाए डिजाइन्स, कंपोनेंट्स होते हैं। बूटस्ट्रैप काफी पुराना और मशहूर है, बहुत कुछ बना बनाया मिल जाता है। टेलविंड जरा नया है और इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। यूटिलिटी फर्स्ट। अच्छा। मतलब वो आपको छोटी छोटी क्लासेस देता है जिन्हें मिलाकर आप डिज़ाइन बनाते हैं। ज़्यादा लचकदार है, लाजमी तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल माहौल में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। बस ये याद रखना ज़रूरी है कि ये बने तो बुनियादी CSS पर ही हैं। इसी स्टेज पर डॉम मैनिपुलेशन और गिट का भी जिक्र है। ये डॉम क्या चीज़ है? थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये जावास्क्रिप्ट को पावर देता है कि वो चलते हुए वेब पेज के HTML या CSS को बदल सके। ओह, अच्छा। जैसे आपने बटन दबाया और पेज पर कुछ नया लिखा हुआ आ गया। ये डॉम मैनिपुलेशन है। इससे वेबसाइट्स डायनामिक बनती हैं। और गिट? और गिट तो वो तो आजकल हर डेवलपर के लिए लाजमी है। ये आपके कोड के सारे वर्जन्स का रिकॉर्ड रखता है। कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप पुराने वर्जन पर वापस जा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत कारआमद है। जी, और टीम के साथ मिलकर काम करना बहुत आसान हो जाता है। गिटहब इसी गिट के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जदीद जावास्क्रिप्ट यानी AS6+ और NPM। ये AS6 क्या है? क्या पुरानी जावास्क्रिप्ट काफ़ी नहीं थी? देखें, ये 6 और उसके बाद वाले वर्जन्स ने ना जावास्क्रिप्ट को बहुत बेहतर बना दिया है। बहुत से नए फीचर्स आए हैं, जैसे एरो फंक्शंस, मैप, फिल्टर जैसे अरे मेथड्स। इनसे कोड लिखना आसान, छोटा और पढ़ने में भी बेहतर हो जाता है। अच्छा। पुरानी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल चलती है, लेकिन आजकल इंडस्ट्री में नए फीचर्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये सीखना ज़रूरी है। और NPM यानी नोड पैकेज मैनेजर, ये तो जैसे एक लाइब्रेरी है लाखों कोड पैकेजेस की। यानी हमें हर चीज़ खुद नहीं लिखनी पड़ती? बिल्कुल नहीं। आपको जो काम करना है, अक्सर उसके लिए पहले से बनी हुई लाइब्रेरी NPM पर मिल जाती है। आप बस उसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर ये बिल्ड टूल्स जैसे विट या वेब पैक, इनकी क्या ज़रूरत है? जब प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है ना, तो बहुत सारी जावास्क्रिप्ट और CSS फाइलें बन जाती हैं। इन सबको मैनेज करना और फिर ब्राउज़र के लिए ऑप्टिमाइज़ करना, ताकि वेबसाइट जल्दी लोड हो, ये काम बिल्ड टूल्स करते हैं। अच्छा, ये परफॉर्मेंस के लिए अहम है? जी, परफॉर्मेंस के लिए भी और डेवलपमेंट के अमल को आसान बनाने के लिए भी। ये आपके सारे कोड को एक बंडल बना देते हैं, जो ब्राउज़र आसानी से समझ लेता है। सही। अब आते हैं सबसे मशहूर हिस्से पर, फ्रेमवर्क्स, खास तौर पर रिएक्ट। इतनी शोहरत क्यों है रिएक्ट की? रिएक्ट ने ना UI बनाने के बारे में सोचने का अंदाज बदला है। इसने कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट लाया है। कंपोनेंट्स? जी, मतलब आप अपने यूजर इंटरफेस को छोटे-छोटे, दोबारा इस्तेमाल होने वाले हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जैसे एक बटन, एक फॉर्म फील्ड, ये सब अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। इससे बड़े, पेचीदा एप्लीकेशंस बनाना और उनको संभालना बहुत आसान हो गया। और स्टेट प्रॉप्स वगैरह भी इसी का हिस्सा है?
हाँ, स्टेट और प्रॉप्स डेटा को कंपोनेंट्स के अंदर और उनके दरमियान मैनेज करने के तरीके हैं। फेसबुक ने बनाया है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत सपोर्ट है। लेकिन रिएक्ट के साथ अक्सर नेक्स्ट जेएस का नाम भी सुनाई देता है। ये क्या है? देखें, रिएक्ट बुनियादी तौर पर ब्राउज़र में चलता है, जिसे क्लाइंट साइड रेंडरिंग कहते हैं। इससे कभी-कभी एसईओ यानी सर्च इंजन में रैंकिंग और शुरू में वेबसाइट लोड होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अच्छा। Next.js जो है वो रिएक्ट के ऊपर बना एक फ्रेमवर्क है। ये सर्वर साइड रेंडरिंग, एसएसआर और स्टैटिक साइट जनरेशन जैसी चीज़ें बहुत आसान बना देता है। इसका फायदा? फ़ायदा ये कि वेबसाइट तेज़ लोड होती है और सर्च इंजन्स इसे बेहतर समझ पाते हैं। और रिएक्ट राउटर वो लाइब्रेरी है जो रिएक्ट एप्लीकेशन में मुख्तलिफ पेजेस के दरमियान नेविगेशन यानी आने जाने को मुमकिन बनाती है। जबरदस्त। तो वेबसाइट बन गई, टूल्स भी इस्तेमाल कर लिए, अब इसे लाइव कैसे करना है? होस्टिंग और एपीआईज का क्या किरदार है? हाँ, वेबसाइट बनाने के बाद उसे दुनिया को दिखाने के लिए होस्ट करना पड़ता है। नेटलीफाई और वर्सल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ये काम अब बहुत आसान कर दिया है। खास तौर पर फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये बेहतरीन है। ठीक है। और एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये वो तरीका है जिससे आपकी वेबसाइट दूसरे सर्वर से बात कर सकती है, वहां से डेटा ला सकती है, जैसे मौसम की मालूमात दिखानी हो या किसी ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट्स की लिस्ट लानी हो। इसके लिए जावास्क्रिप्ट में फेच एपीआई या एक्सियोस जैसी लाइब्रेरीज इस्तेमाल होती हैं। और आखिर में यूआई यूएक्स डिजाइन की समझ, एक डेवलपर के लिए ये कितना अहम है? मेरे ख्याल में तो बहुत अहम है। सिर्फ फीचर बना देना काफ़ी नहीं होता। वेबसाइट इस्तेमाल करने में आसान हो, देखने में अच्छी लगे, ये भी ज़रूरी है। अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हो तो लोग आपकी बनाई हुई चीज़ इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। सही बात है। बुनियादी उसूलों की समझ होनी चाहिए। रोड मैप के आखिर में कुछ इख्तियारी चीजें भी लिखी हैं, टाइपस्क्रिप्ट, सैस, फिग्मा, जेस्ट। क्या ये वाकई इख्तियारी हैं या आजकल ये भी ज़रूरी हो गई हैं? देखें, इख्तियारी का मतलब है कि आप इनके बगैर भी एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। शुरू में इन पर फोकस करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये आपकी स्किल्स को बहुत बेहतर बनाती हैं। जैसे कि? जैसे टाइपस्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट में टाइप्स शामिल कर देता है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में गलतियां कम होती हैं। सैस या एससीएसएस, ये सीएसएस लिखने को ज़्यादा आसान और मुनज़्ज़म बनाते हैं। फिग्मा डिज़ाइन टूल है और जेस्ट कोड की टेस्टिंग के लिए। ये चीज़ें आपको जॉब मार्केट में ज़्यादा काबिल कदर बनाती हैं। तो खुलासा ये हुआ कि सफ़र HTML, CSS, JS की बुनियाद से शुरू होता है, फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, गिट जैसे टूल्स आते हैं, इसके बाद जदीद जावास्क्रिप्ट, बिल्ड टूल्स और फिर रिएक्ट और Next.js जैसे बड़े फ्रेमवर्क्स, और आखिर में होस्टिंग, APIs और UI UX की समझ। बिल्कुल, ये एक मुकम्मल तस्वीर है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये फील्ड बहुत तेज़ी से बदलती है। ये रोड मैप एक बेहतरीन शुरुआत फराहम करता है, लेकिन असल कामयाबी वो तो मुसलसल सीखते रहने और प्रैक्टिस करने में है। सही। शायद एक अहम नुक्ता यह है कि सिर्फ टूल्स के नाम याद करने या उनको इस्तेमाल करना सीखने के बजाय उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा जाए। जैसे कंपोनेंट्स में यूआई तोड़ने का क्या मतलब है, स्टेट मैनेजमेंट असल में है क्या। ये गहरी समझ आपको मुस्तकबिल में नए टूल्स अपनाने में भी मदद देगी।